एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है और आप सबकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही है। कल है बेटा आपका बायोलॉजी का पेपर और उसी के लिए प्रैक्टिस ओरिएंटेड हम आपके लिए वन लाइनर फैक्ट जिसमें ऑब्जेक्टिव भी है, फिल इन दी ब्लैंक भी है, कुछ कुछ डिटेल भी हम डिस्कस करेंगे और वन लाइनर फैक्ट भी हम आज लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो जो जुड़ गए हैं, आ गए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहले से ही बोल रही हूँ क्योंकि बाद में बोलती तो आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। सपोर्ट कीजिए मैडम को और चलो बोर्ड पे आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से, पुष्पीय पादपों में निषेचन कहाँ होता है। पुष्पीय पादपों में निषेचन बेटा भ्रूणकोश के अंदर होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पुष्पीय पादपों में फल का निर्माण किससे होता है। तो जो फ्लावर होता है उसके दो पार्ट होते हैं मादा भाग में, एक होता है बेटा उसका बीजांड और दूसरा होता है बीजांड के बाहर का आवरण जिसे हम अंडाशय कहते हैं। तो जो फल का निर्माण है वो पुष्पीय पादपों में अंडाशय से होता है। अगला क्वेश्चन है, मतलब आप कह सकते हो कि किसी भी पुष्प का जो अंडाशय है ये अंडाशय ही आगे जाकर फल बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पुष्पीय पादपों में बीज का निर्माण किससे होता है। तो अगर बीज निर्माण की बात करें तो बीज का निर्माण बेटा बीजांड से होता है। अभी मैंने बताया मादा भाग जो है पुष्प का उसके पास दो पार्ट है, एक है अंडाशय और दूसरा है अंदर बीजांड। तो बीजांड बन जाता है बेटा बीज और अंडाशय बन जाता है फल। बीजांड से बीज बनता है, अंडाशय से फल बनता है। याद रखिएगा उन पुष्पों में जो उभयलिंगी होते हैं, जो द्विलिंगी होते हैं, जिनमें नर और मादा भाग होते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक द्विलिंगी की बात करेंगे तो आगे मिलेंगे। एक लिंगी की अगर हम बात करें तो पपीता और मक्का जो है ये एक लिंगी पुष्प होते हैं, मतलब एक पुष्प में नर भाग होगा, दूसरे पुष्प में मादा भाग होगा। उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण की बात करें तो सरसों और गुड़हल इसके एग्जाम्पल है, जिसमें एक ही पुष्प में नर भाग भी होता है और मादा भाग भी होता है। ऑब्जेक्टिव आपको कहीं से कैसे भी बन के मिल जाएंगे, कोई इसका फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन डिटेल अगर हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आपसे ऑब्जेक्टिव बनेंगे। और आगे के चैप्टर्स से, जो हमारा आगे के चैप्टर्स है बायोलॉजी में, उनसे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगभग हमने सारे चैप्टर्स को जो डिटेल्ड है इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो जुड़े रहिए और ऑप्शन कमेंट करते रहिएगा, आगे आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे और आंसर भी टाइप करना है ताकि आपको याद भी होता रहे। फिर आगे हम चलते हैं, अनिषेक जनन यानी कि बिना निषेचन के फल का निर्माण, और ये उनमें होता है जिनमें बेटा फ्लावर में नर और मादा भाग नहीं होते, जिनमें सीधे वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है और फल का निर्माण होता है। तो अनिषेक जनन का अगर उदाहरण देखें तो केला और अंगूर इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। केला एक अनिषेक जनित फल है जिसमें बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है। अब भ्रूण कोश का कार्य क्या है। भ्रूण को पोषण देने वाला ही है भ्रूण कोश। भ्रूण कोश यानी कि कमरा जहां पे अंड कोशिका होती है, और भ्रूण पोष यानी कि पोषण देने वाला, जो नए बन रहे भ्रूण को क्या देगा, पोषण देगा। तो कार्य की अगर हम बात करें तो विकासशील भ्रूण को पोषण देने का काम ही है भ्रूण पोष का। वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव दोनों फैक्ट के साथ ये क्वेश्चन चलेंगे, आपको कहीं भी कुछ भी देखने को मिल सकता है। ऑब्जेक्टिव या फिल इन दी ब्लैंक भी इससे बन सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, दोहरे निषेचन की खोज करता है बेटा एस.जी. नावास्टिन। एस.जी. नावास्टिन सर ने दोहरा निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी कि फूलों में जो निषेचन है, निषेचन की घटना दो बार होती है। एक बार निषेचन में युग्मनज बनता है और दूसरी बार निषेचन में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। तो दोहरे निषेचन की खोज किसने की थी, एस.जी. नावास्टिन ने। पराग कणों की बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पराग कण है, जो नर युग्मक है, उनकी जो बाह्य भित्ति है वो किससे बनी होती है, फटाफट कमेंट करके बताओ। पराग कणों की बाह्य भित्ति बेटा स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, और इसी स्पोरोपोलिनिन के बने होने के कारण जो पराग कण होते हैं उनका जैविक अपघटन नहीं होता। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि चूंकि स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा पदार्थ है जो पराग कण को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इस रसायन, इस पदार्थ से बने होने के कारण जो पराग कण होते हैं उन पे बाहरी ताप, दाब, मिट्टी, धूल, वायु, इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो मृदा में भी पड़े रहते तो बहुत दिनों तक उनका जैविक अपघटन नहीं होता। याद रखना, 2 नंबर में अगर आए तो बन जाना चाहिए।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल द्वारा परागण किसमें होता है? आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं बेटा, वेलिसनेरिया यानी कि जलकुंभी और हाइड्रिला, इनमें जल द्वारा परागण यानी कि वाटर पॉलिनेशन होता है। जल द्वारा परागण किसमें होता है? वेलिसनेरिया, जलकुंभी और हाइड्रिला, इनमें जल द्वारा परागण होता है। वायु द्वारा परागण तो ये तो बहुत सारे फूलों में होता है, आप गुड़हल है, सॉरी मक्का है, घास है, इनका एग्जाम्पल याद रख सकते हो जिनमें वायु परागण होता है। अब कीटों द्वारा परागण तो ये तो बहुत सारे पुष्पों में होता है, लेकिन आप साल्विया, आर्किड, इनका याद रखोगे। कीटों द्वारा परागण और जल द्वारा परागण ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनसे अगर ऑब्जेक्टिव बन के आए तो ऐसा पूछेगा कि वेलिसनेरिया में कौन सा परागण होता है या साल्विया में कौन सा परागण होता है, साल्विया या आर्किड में। तो आपको पता होना चाहिए कि साल्विया और आर्किड में कीट परागण होता है, जबकि वेलिसनेरिया और हाइड्रिला ये दोनों जलीय प्लांट है, वाटर में उगने वाले प्लांट है, तो इनमें जल परागण होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है बेटा फिल इन दी सही विकल्प, है ना। सही विकल्प में पहला विकल्प आपके सामने है। पीपीटी को बनाने में बहुत मेहनत लगी है मैडम को, क्योंकि हमारे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो अगर एफर्ट आपको सराहनीय लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सपोर्ट भी करना। आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 7-8 चैप्टर्स को हमने कवर किया है, और अगर अभी टाइम मिला तो और बाकी के चैप्टर्स पे भी मैं लेके आऊंगी, नहीं तो फिर हमने हमारी वेबसाइट पे भी डाल के रखा है सारे क्वेश्चंस को क्विज के फॉर्म में। आगे हम बात करते हैं सही विकल्प की। तो पुष्पीय पादपों में नर युग्मक होते हैं। अब हम आते हैं ऑप्शन पर। नर युग्मक ध्यान से सुनिए, पुष्पीय पादपों में नर युग्मक क्या है? परागकण है, अंडाणु है, भ्रूणकोश है या बीजांड है? फटाफट कमेंट करो। परागकण, अंडाणु, भ्रूणकोश या बीजांड, इन चारों में से नर युग्मक क्या है? तो बेटा आंसर होगा परागकण। परागकण नर युग्मक होता है, अंडाणु मादा युग्मक होता है, भ्रूणकोश वो जगह है जहाँ पे अंडाणु रहते हैं जो कि बीजांड के अंदर होता है, और बीजांड पुष्प का मादा भाग है जो आगे जाकर बीज बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि परागकण हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पुष्पीय पादपों में मादा युग्मक, तो अब भी बता दिया मैंने, 4 ऑप्शन फिर से वही, परागकण, अंडाणु, भ्रूणकोश, बीजांड। तो अंडाणु जो है वो पुष्प का मादा युग्मक हो जाएगा। अंडाणु होता है बेटा, यहाँ ऑप्शन गलत टाइप हो गया गलती से। मादा युग्मक क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं। मादा युग्मक का जो निर्माण होता है वो भ्रूणकोश के अंदर होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। परागकणों का निर्माण होता है। परागकणों का निर्माण कहाँ होता है बेटा? परागकोश में, अंडाशय में, बीजांड में या भ्रूणकोश में? तो परागकणों का निर्माण परागकोश के अंदर होता है, याद रखिएगा। वैसे आपको पता होगा, मैडम ने बहुत डिटेल में भी पढ़ाया है। हाँ, ये क्वेश्चन घुमा घुमा के बनेगा। अगला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा, भ्रूणकोश में कितने केंद्रक होते हैं? अगर हम भ्रूणकोश की बात करें तो इसमें कितने केंद्रक होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है 4, 6, 8 और 10। तो याद रखना, भ्रूणकोश एक 8 कोशिकीय और 7 केंद्रकीय रचना है। बीजांड के अंदर पाई जाने वाली रचना जिसका नाम है भ्रूणकोश, जिसके अंदर अंड कोशिका यानी कि अंडाणु बनते हैं पुष्प में। तो उस भ्रूणकोश के अंदर जब वो परिपक्व हो जाता है तो केंद्रकों की संख्या 8 होती है बेटा, 3 ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में। लेकिन जो 2 बीच में होते हैं वो 2 केंद्रक होते हैं, लेकिन एक कोशिका बनते हैं। इसीलिए 3 कोशिकाएं ऊपर, 3 कोशिकाएं नीचे और 1 कोशिका बीच में। तो आप कह सकते हो भ्रूणकोश एक 8 केंद्रकीय लेकिन 7 कोशिकीय रचना होती है। आपसे क्वेश्चन भी बना के पूछ सकता है कि भ्रूणकोश 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय रचना है, क्यों? उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको बताना पड़ेगा कि क्यों इसके पास 8 केंद्रक है जबकि कोशिकाओं की संख्या 7 ही है। तो यहाँ से भ्रूणकोश में कितने केंद्रक होते हैं? 8 केंद्रक होते हैं। कोशिका कितनी होती है? 7। अनिषेक जनन पाया जाता है। अनिषेक जनन यानी कि पार्थिनोकार्पी, मतलब बिना निषेचन के फल का निर्माण। सेब में, केले में, आम में या अमरूद में? तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेब की, तो सेब एक आभासी फल है बेटा, जिसका निर्माण बीजांड के अलावा पुष्प के अन्य भाग यानी कि पुष्पासन से भी होता है, इसीलिए इसे आभासी फल कहा जाता है।
केले की बात करें तो केले का निर्माण बिना निषेचन के होता है। वृद्धि हार्मोन का स्रावन जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तब जाके केले से उसका फल जिसमें फल का निर्माण होगा वो संरचना बाहर निकलेगी और आगे जाके फल बनेंगे। तो अनिषेक जनन किसमें पाया जाता है बेटा? केले में। बाकी आम अमरूद की बात करें तो इनमें निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर बी केला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं बेटा फिल इन दी ब्लैंक पे। पराग कणों की आंतरिक भित्ति बनी होती है, भित्ति खालिस्तान से बनी होती है, तो आपको आंसर है इसका क्या? पराग कणों की आंतरिक भित्ति बनी होती है पेक्टोसेल्यूलोज की। पराग कणों की आंतरिक भित्ति बनी होती है पेक्टोसेल्यूलोज की, याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं भ्रूण कोश में अंड उपकरण में खालिस्तान कोशिकाएं होती हैं। एक मिनट मेरे को इसको सेट करना पड़ेगा। चलिए बेटा अगले ऑप्शन पे आते हैं। भ्रूण कोश में अंड उपकरण में खालिस्तान कोशिकाएं होती हैं। तो बेटा जहाँ पे अंड बनता है ना वहां पे 3 कोशिकाएं साथ में होती है। एक होती है अंड कोशिका और 2 होती है सहायक कोशिका। तो नीचे की तरफ कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी? 3। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश खालिस्तान कहलाता है। तो पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश खालिस्तान कहलाता है। ये यहाँ पे अलग हो जाएगा। मतलब प्रवेश कितने मार्ग से हो सकता है? तो 3 मार्ग आप कर सकते हो। इसका जो बीजांड में प्रवेश होगा वो बीजांड द्वार से भी होगा, निभागीय सिरे से भी होगा और अध्यावरण द्वारा भी होता है। तो पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश 3 मार्ग से हो सकता है, बीजांड द्वार से, अध्यावरण से और ऊपर की तरफ निभागीय सिरे से। त्रिगुणित संरचना खालिस्तान होती है। तो जब निषेचन होता है तो पहली बार निषेचन के बाद युग्मनज बनता है जो कि द्विगुणित होगा पुष्पों में, और दूसरी बार जब निषेचन होता है बेटा तो ध्रुवीय केंद्रक और ऊपर से आती है क्या? नर युग्मक और बीच में होते हैं ध्रुवीय केंद्रक बीजांड में। तो दोनों के मिलने से एक संरचना बनती है जो कि कैसी होती है? त्रिगुणित। और त्रिगुणित संरचना का नाम है बेटा भ्रूणकोश, जो कि भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। पहले प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनता है, फिर ये परिपक्व होकर क्या बना लेता है? भ्रूणकोश बना लेता है। पराग कणों का अध्ययन परागकण विज्ञान है, पॉलिनोलॉजी है। पराग कणों का अध्ययन पॉलिनोलॉजी या परागकण विज्ञान कहलाता है। अब हम आते हैं एक वाक्य में उत्तर में। अब मानव जनन से क्वेश्चन आपको मिलने लग जाएंगे। मानव जनन में पहला क्वेश्चन है मानव में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो 9 महीने की अवधि को आप दिनों में कन्वर्ट करके लगभग 280 दिन लिख सकते हो। फिर मानव में गर्भकाल लगभग कितने दिनों का होता है? लगभग 280 दिन। फिर शुक्राणु जनन क्या होता है? तो शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया ही शुक्राणु जनन है। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन और अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। और ये दोनों ही प्रक्रियाएं, शुक्राणु जनन वृषण के अंदर होता है जबकि अंडाणु जनन या अंड जनन जो है वो अंडाशय के अंदर होता है। आईयूडी का पूरा नाम, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है जो कि प्रेगनेंसी रोकने के लिए मादा के गर्भाशय में फिट की जाती है कुछ समय के लिए, ताकि प्रेगनेंसी को यानी कि गर्भधारण को रोका जा सके। और आईयूडी डिवाइसेस के एग्जांपल है मल्टीट्यूड 375, कॉपर डी, कॉपर 7, कॉपर एम, ये सारे जो होते हैं वो आईयूडी होते हैं। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आईयूडी को कहते हैं। एचआईवी का पूरा नाम, तो एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। मैंने कल भी लेक्चर में आपको बताया था, एक बार पढ़ के चले जाना क्योंकि 8th टॉपिक में भी आपको ये लगेगा। तो एचआईवी का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और इस वायरस के कारण एक यौन संचरित रोग होता है, उस रोग का नाम है एड्स। फिर यौन संचरित रोगों के 2 उदाहरण की बात करें तो गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, ये सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस या एसटीडी की श्रेणी में आते हैं। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होगा बेटा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, यौन संचरित रोग। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो गोनोरिया और सिफिलिस, ये दोनों ही बेटा जीवाणुओं के द्वारा होता है। फिर हम आते हैं सही विकल्प पे, मानव में निषेचन होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा। मानव में निषेचन होता है, कहाँ होता है बेटा? अंडाशय में, फैलोपियन ट्यूब में, गर्भाशय में या योनि में। तो मानव में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। निषेचन की घटना फैलोपियन ट्यूब में होती है, ये सही है।
शुक्राणु का मुख्य भाग है, सिर है, मध्य भाग है या पूंछ है या उपरोक्त सभी। तो शुक्राणु के पास सिर भी इंपॉर्टेंट है, मध्य भाग भी है क्योंकि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया है, पूंछ है, इसके बिना वो तैर के आगे पहुंच नहीं पाएगा। तो ये सारे भाग ही उसके मुख्य भाग होते हैं, उपरोक्त सही इसका राइट आंसर होगा। अंडाणु का आकार हमने ऑब्जेक्टिव क्विज में डाला हुआ है ये, और लगभग बच्चे गलत कर रहे हैं इतने आसान से क्वेश्चन को। अंडाणु का आकार होता है बेटा गोल, अंडाकार, लंबा या अनियमित। तो अंडाणु से वो अंडाकार टिक कर रहे हैं, जबकि इसका राइट आंसर होगा अंडाणु गोल होता है। अंडाणु का आकार कैसा है? गोल है। अगले ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, ऑप्शन नंबर 1 गोल इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो समय होता है वो कितने दिन का होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का समय 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन या 35 दिन, जिसके बाद फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल आएंगे। तो मासिक धर्म चक्र जो है उसका समय होता है 28 डेज यानी कि 28 दिन। 28 दिन में साइकिल फिर से की रिपीट होता है। फिर इसका सी यानी कि 28 दिन सही हो जाएगा। आगे आते हैं हम, गर्भ निरोधक गोलियों में पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाना। जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं उनमें पाया जाता है प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन या दोनों या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों का संयोजन होता है बेटा गर्भ निरोधक गोलियों में। गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों ही हार्मोनों का संयोजन यूज किया जाता है, जिससे कि वो गर्भ होने से रोकेगी, गर्भ धारण होने से रोकेगी। फिर आगे आते हैं फिल इन द ब्लैंक पे। शुक्राणु का सिर खालिस्तान से ढका होता है, या आप कह सकते हो कि शुक्राणु के सिर में क्या पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा बेटा एक्रोसोम। शुक्राणु के सिर में एक्रोसोम पाया जाता है, या ये एक्रोसोम से ढका होता है, और इसी एक्रोसोमल मटेरियल के कारण शुक्राणु अंडाणु को भेद कर, उसकी जोना पैलिसिडा लेयर को भेद कर उसके अंदर प्रवेश करता है। किसके अंदर? अंडाणु के अंदर, और निषेचन की घटना होती है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर बेटा। अगला क्वेश्चन है, अंडाणु खालिस्तान से घिरा होता है या अंडाणु के बाहर कौन सी लेयर पाई जाती है? तो इसका अभी मैंने बताया था जोना पैलिसिडा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसी जोना पैलिसिडा लेयर को भेदकर शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है। तो अंडाणु के चारों ओर पाई जाने वाली प्रोटेक्टेड लेयर का नाम है जोना पैलिसिडा, और उसके भी बाहर पाई जाती है एक और लेयर बेटा कोरोना रेडिएटा। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण को मां के रक्त से पोषण खालिस्तान के द्वारा मिलता है। भ्रूण को मां के रक्त से पोषण खालिस्तान के द्वारा मिलता है, तो किसके द्वारा मिलता है? फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन है, भ्रूण को मां के रक्त से पोषण खालिस्तान के द्वारा मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा प्लेजेंटा। भ्रूण को मां के रक्त से पोषण प्लेजेंटा यानी कि अपरा के द्वारा पहुंचता है, और यही अपरा जब शिशु का जन्म हो जाता है तो आफ्टर बर्थ के रूप में बाहर आ जाती है। तो रक्त से पोषण लेकर शिशु तक पहुंचाने का काम या भ्रूण तक पहुंचाने का काम बेटा अपरा या प्लेजेंटा का होता है। गर्भाशय में भ्रूण के विकास के लिए खालिस्तान हार्मोन आवश्यक है। भ्रूण के विकास के लिए बेटा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आवश्यक होता है, जो कि उसके विकास में हेल्प करता है। आगे हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक का उपाय अगर हम बात करें तो आवधिक संयम भी आप लिख सकते हैं, स्तनपान भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो बहुत सारे उपाय हैं जो कि प्राकृतिक गर्भ निरोधक का काम करते हैं, जिसमें स्तनपान, आवधिक संयम ये आएंगे। अगला क्वेश्चन, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है बेटा वन लाइनर। वंशागति का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद करके जाना। वंशागतिकी के जनक है सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल सर को वंशागतिकी का जनक कहा जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म सारे बच्चों को पता होगा, डीएनए इज अ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड।
डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों? क्योंकि इसमें जो शर्करा होती है वो डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की कमी होती है, जबकि आरएनए में पाई जाने वाली जो शर्करा है वो राइबो न्यूक्लिक शर्करा होती है, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसीलिए वो राइबो शर्करा है। तो डीएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए में अंतर अच्छे से पढ़ के जाना, आ सकता है बेटा, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए रेप्लिकेशन भी आपको देखना है, यानी कि डीएनए प्रतिलिपिकरण, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से देख के जाइएगा। न्यूक्लियोसोम मॉडल को भी आपको पढ़ना है वंशागति और विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर से। आगे अगला क्वेश्चन है, लिंग सहलग्न लक्षण क्या होते हैं? तो वे लक्षण जो लिंग गुणसूत्र के द्वारा अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो बेटा हीमोफीलिया जो है वो लिंग सहलग्न अप्रभावी विकार है, मतलब ये जिस क्रोमोसोम पर होगा उस क्रोमोसोम को ये प्रभावित नहीं करेगा लेकिन दूसरे को प्रभावित करेगा। फॉर एग्जाम्पल, चूंकि हीमोफीलिया का जो डिफेक्टिव जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर होता है, तो एक्स क्रोमोसोम पर होने के बावजूद भी जो लड़कियां होती हैं वो इसकी वाहक होती हैं, जबकि लड़के में अगर ये आ गया जीन डिफेक्टिव वाला तो वो पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि लड़के में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो एक्स वाई होते हैं। अब एक्स के ऊपर हीमोफीलिया वाला जीन है डिफेक्टिव वाला, तो वाई एक्स का काम कर पाएगा क्या? नहीं, और इसीलिए जो लड़के होते हैं वो हीमोफीलिया रोग के पीड़ित होते हैं, जबकि लड़कियां वाहक होती हैं। हीमोफीलिया रोग को ब्लीडर्स रोग भी कहा जाता है, याद रखना। तीसरा, चूंकि ये बीमारी जो ब्रिटेन की महारानी है विक्टोरिया, उनमें सबसे पहले ज्ञात की गई थी, इसीलिए इसे रॉयल डिसीज भी कहा जाता है। किसे? हीमोफीलिया को। इसके बहुत सारे पॉइंट हैं हीमोफीलिया के जो आपको याद रखने हैं। हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं, इसे रॉयल डिसीज भी कहते हैं। रॉयल डिसीज होने का कारण विक्टोरिया मैडम में इसका पहले पता लगाया गया था ब्रिटेन की महारानी में, और ये कैसा विकार है? तो ये लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना। अगला क्वेश्चन है बेटा, डाउन सिंड्रोम किस प्रकार का रोग है? तो ये गुणसूत्रीय विकार है। और डाउन सिंड्रोम होता क्या है? तो जो 21वां गुणसूत्र होता है उस 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी यानी कि 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण डाउन सिंड्रोम बीमारी होती है, तो एक प्रकार का गुणसूत्रीय विकार हो जाएगा। फिनाइल कीटोन्यूरिया किस प्रकार का विकार है? फिनाइल कीटोन्यूरिया मेंडेलियन विकार की श्रेणी में आता है। इसमें जो जीन होता है वो डिफेक्टिव होता है, और उस जीन के डिफेक्टिव होने के कारण जो अगली पीढ़ी जन्म लेगी उनमें ये बीमारी जन्म लेगी। और इस रोग के लक्षण क्या होंगे? मंदबुद्धिता, आईक्यू में कमी, त्वचीय रंजकता, ऐसे बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया को आप बहुप्रभाविता के एग्जाम्पल में भी लिख के आएंगे। बहुजीनी वंशागति और बहुप्रभाविता, ये दो टॉपिक पढ़ के जाना। बहुजीनी वंशागति का उदाहरण क्या है? तो जीन अनेक लक्षण एक, फॉर एग्जाम्पल हमारी त्वचा का रंग। अगर जीन अनेक है लेकिन उन्होंने लक्षण एक ही बनाया है तो वो होती है बहुजीनी वंशागति की। और बहुप्रभाविता की अगर हम बात करें तो जीन एक लेकिन लक्षण अनेक। जैसे यहाँ एक जीन के डिफेक्टिव होने के कारण बहुत सारे लक्षण उत्पन्न हुए, आईक्यू में कमी हो गई, त्वचा रंजकता आ गई, बाल झड़ने लग गए, दौरे पड़ने लग गए, ऐसे बहुत सारे इसके लक्षण होते हैं। किसके? फिनाइल कीटोन्यूरिया बीमारी के। अगला अगर हम आए तो डीएनए का द्विकुंडली मॉडल सब बच्चों को पता है, वॉटसन एंड क्रिक सर ने दिया था। डीएनए का द्विकुंडली मॉडल कल भी मैंने बताया था, एक बार अच्छे से देख के जाना, बहुत आसान है, बहुत इजी है, पढ़ के जाओ। मॉडल का डायग्राम भी आपसे बनवा के पूछ सकता है कि सिर्फ डायग्राम बना के दे दो हमें डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का, या फिर आपको विथ डिटेल समझाने के लिए भी पूछ सकता है। तो एक बार अच्छे से देख के जाना। उत्परिवर्तन क्या है बेटा? तो डीएनए या जो जीन होते हैं उनमें अचानक होने वाला परिवर्तन ही है उत्परिवर्तन। डीएनए या जीन में अचानक आने वाला परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है या म्यूटेशन कहलाता है। कोई एक पॉइंट पर वो जीन वहां से हट जाता है और उसकी जगह दूसरा जीन ले लेता है, इसी घटना को हम क्या कहेंगे? उत्परिवर्तन। आगे बहुजीनी वंशागति की मैंने अभी बता दिया आपको, जब एक लक्षण कई जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं, मतलब सिर्फ एक लक्षण के लिए ढेर सारे जीन अपनी भागीदारी दे रहे हो, तो वो होती है बेटा बहुजीनी वंशागति की। बहुप्रभाविता, वही जीन एक लक्षण अनेक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फिनाइल कीटोन्यूरिया बीमारी।
सहलग्नता क्या है? तो एक ही जीन पर उपस्थित जीनों का एक साथ अगली पीढ़ी में पहुंचना। सिर्फ एक ही जीन पर उपस्थित एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन का एक साथ अगली पीढ़ी में पहुंचना, एक साथ अगली पीढ़ी में वंशागत होना सहलग्नता कहलाता है। अब दिख रहा है पूरा पूरा? हाँ। सहलग्नता क्या है? एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों का एक साथ अगली पीढ़ी में वंशागत होना सहलग्नता कहलाता है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा, पढ़ के जाइएगा। जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर क्या है? तो समजात गुणसूत्रों के खंडों का आदान प्रदान। समजात गुणसूत्रों के खंडों का आदान प्रदान क्या कहलाता है बेटा? जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। अनुलेखन, ये मैंने आपको सेंट्रल डोग्मा में भी बताया है कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन या अनुलिपीकरण कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलिपीकरण कहा जाता है। ये सेंट्रल डोग्मा के अंतर्गत बताया भी है। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया जो है वो प्रतिलिपीकरण या रेप्लिकेशन कहलाती है। डीएनए रेप्लिकेशन टॉपिक भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है और मैंने कल पढ़ाया भी है, देख के जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर हम विकल्प पे आते हैं तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया? सारे बच्चों को पता है, मटर। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का चुनाव किया। इसके बहुत सारे कारण थे। पहला तो ये फसल 1 वर्षीय थी। दूसरा रीजन ये है कि इसके बहुत सारे विकल्प उपस्थित थे। तीसरा, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट मटर के ऊपर बेटा 7 वर्षों तक किया और 7 वर्षों तक करने के बाद इन्होंने अपने बहुत सारे नियम दिए। प्रभाविता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, फिर उसके बाद इन्होंने अपने आगे के नियम दूसरे एक्सपेरिमेंट से दिए हैं। लेकिन मटर पौधे के एक्सपेरिमेंट पे इन्होंने 3 नियम दिए हैं। तीनों नियम मैंने बता चुका है, प्रभाविता, पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो किस पौधे का चुनाव किया है बेटा? मटर के पौधे का मेंडलसन ने चुनाव किया है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। टर्नर सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहाँ जा रहा है हमारा क्वेश्चन? हाँ, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है, हमारी बॉडी में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं और 23वां जोड़ा लिंग निर्धारण करने वाला होता है। लड़कियों में 23वां जोड़ा XX है, लड़कों में 23वां जोड़ा XY है। तो मुझे बताओ कि टर्नर सिंड्रोम में किस गुणसूत्र की संख्या में कमी आएगी? यहाँ पे क्वेश्चन दिया है टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है, टोटल काउंटिंग, लेकिन मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ कि टर्नर सिंड्रोम में कौन सा गुणसूत्र कम होता है जिसके कारण ये सिंड्रोम होता है? तो बेटा टर्नर सिंड्रोम में जो X गुणसूत्र है, जब XX यानी कि लड़की बनती है उस दौरान एक X की कमी रह जाती है और XO वाली स्थिति रह जाती है और एक X की कमी के कारण 46 की बजाय लड़कियों में 45 ही गुणसूत्र बनते हैं, जिसके कारण लड़कियों में अंडाशय यानी कि ओवरी नहीं बन पाती और वे लड़कियां कभी मां नहीं बन पाती यानी कि बांझ रह जाती हैं। तो टर्नर सिंड्रोम की शिकार होती है महिलाएं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है टोटल 45, एक X की कमी के कारण। फिर आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। टर्नर के साथ डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी आप लोग पढ़ के जाओगे, ठीक है? टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड और क्लाइनफेल्टर, चारों सिंड्रोम। इसमें होगी संख्या कितनी? 45। डीएनए की संरचना होती है एक रेखिक, द्विकुंडलिनी, त्रिकुंडलिनी या चतुष्कुंडलिनी। सबको पता है कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है, मतलब द्विकुंडली संरचना इसमें होती है। जीन के विभिन्न रूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जीन के अनेक विकल्प उपस्थित हैं, जैसे कि लंबे के लिए अलग है, बौने के लिए अलग है, गोरे के लिए अलग है, काले के लिए अलग है, नाटे के लिए अलग है, ऐसे मोटे के लिए अलग है। सारे लक्षण जीनों के द्वारा ही बन रहे हैं, इसीलिए इसके विभिन्न रूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। आगे, एक जीन द्वारा 2 या 2 से अधिक लक्षणों का नियंत्रण बहुप्रभाविता कहलाता है। अब भी बताया है मैंने, एक जीन द्वारा 2 या 2 से अधिक लक्षणों का नियंत्रण क्या कहलाता है? बहुप्रभाविता। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोन्यूरिया बीमारी। याद रखना, एक जीन जब अनेक लक्षण बनाता है तो वो बहुप्रभाविता कहलाता है। डाउन सिंड्रोम बीमारी में गुणसूत्र की संख्या, तो 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हुई। ट्राइसोमी मतलब त्रिसूत्रता। त्रिसूत्रता का मतलब एक गुणसूत्र बढ़ गया, और बढ़ गया तो 46 से गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 47।
तो डाउन सिंड्रोम गुणसूत्रों की संख्या बेटा 47 होती है। आगे डीएनए का अनुलेखन खालिस्तान में होता है। तो डीएनए का अनुलेखन मतलब डीएनए से आरएनए बनता है। तो डीएनए से आरएनए बनेगा मतलब ऑप्शन में क्या आएगा, डीएनए का अनुलेखन आरएनए में होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। अब हम आते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो रोग क्या है, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी देख लो कि शरीर के सामान्य कार्यों में बाधा उत्पन्न होना ही रोग है। कैंसर, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को ही कैंसर कहा जाता है। कैंसर ओंकाजीन जो है उस जीन के कारण कैंसर उत्पन्न होता है। ओंकाजीन करके एक जीन है, उस जीन के कारण ही कैंसर उत्पन्न होता है। और कैंसर बीमारी में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, विभाजन रुकता ही नहीं है और ट्यूमर बन जाएगा। उस ट्यूमर को ही हम कैंसर का नाम देते हैं। कैंसर की जो जांच तकनीकें हैं वो है एमआरआई, सीटी स्कैन, बायोप्सी, सब कुछ पढ़ना है। कैंसर के उपचार के तरीके शल्य चिकित्सा, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, ये चारों थेरेपी आपको पढ़ के जानी है। कैंसर बीमारी ही इंपॉर्टेंट है और एड्स मैंने मानव स्वास्थ्य और रोग में आपको बताया है, पढ़ के जाना। तो कैंसर कोशिकाओं की अनियंत्रित अनियमित वृद्धि। एड्स किस वायरस से होता है, सबको पता है, एचआईवी वायरस से। मुझे फटाफट कमेंट में एड्स का फुल फॉर्म लिख के भेजिए। और एड्स की जांच करने की तकनीक का नाम क्या है बेटा, एड्स का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, एलिसा। एलिसा मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे एलिसा का फुल फॉर्म होता है। ये एड्स की जांच की तकनीक है, इसके द्वारा उसका टेस्ट किया जाता है और पता लगाया जाता है कि व्यक्ति को एड्स है। आगे मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है, सभी को पता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर की लार में होता है, इस प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण, परजीवी मतलब जो दूसरे के शरीर में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, पैरासाइट, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया होता है और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ कैटेगरी में आता है। अगर पूछ ले कि मलेरिया जीवाणु से, विषाणु से, कवक या प्रोटोजोआ किससे होता है, तो आंसर आएगा बेटा प्रोटोजोआ। अगले इस पे आते हैं, डेंगू किस मच्छर से फैलता है, कमेंट करके बताओ। एडीज, मैंने ही बता दिया, ठीक है। डेंगू बीमारी एडीज मच्छर के काटने से होती है, खतरनाक बीमारी है ये भी। टाइफाइड जो है, एक मिनट, टाइफाइड किस जीवाणु से होता है बेटा, टाइफाइड बीमारी किस जीवाणु के कारण होती है, साल्मोनेला टाइफी। और इसमें लक्षण क्या क्या है, तो कपकपी आती है, कपकपी के साथ बुखार आता है, बुखार एक एक दो दो तीन तीन दिन में रिपीट होता है। और टाइफाइड की जांच के लिए विडॉल टेस्ट किया जाता है, याद रखिएगा, टाइफाइड की जांच के लिए विडॉल टेस्ट होता है। एलर्जी मैं कल बता चुकी थी, फिर भी लेकिन विभिन्न एंटीजनों के प्रति, प्रतिजन के प्रति हमारे शरीर की बढ़ी चढ़ी प्रतिक्रिया या बाह्य पदार्थ के प्रति हमारे शरीर की बढ़ी चढ़ी प्रतिक्रिया को ही एलर्जी कहते हैं। विभिन्न एंटीजन या बाहर के किन्हीं पदार्थों के प्रति हमारे शरीर की बढ़ी चढ़ी प्रतिक्रिया एलर्जी है। अब मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ, हम आ चुके हैं एलर्जी तक, यहाँ तक की चीजें तैयार हो गई हैं आप लोगों की क्या नहीं, या फिर स्किप करके निकल गए। सब कुछ पढ़ के जाना, इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हम कुछ बच्चों के कारण इम्पोर्टेंट लेके आते हैं बेटा, ताकि जो बच्चे वीक हैं, जिनको पढ़ने में दिक्कत आती है, उनका भी थोड़ा सा उद्धार हो जाए। और बाकी जो हमारे टॉपर्स होते हैं, जो खूब पढ़ते हैं, वो तो सब पढ़ के जाते हैं, पूरी एनसीईआरटी रट गई होगी उनको, अब तक उनको सब याद हो चुका होगा। तो यहाँ तक की बातें क्लियर, सबको क्लियर हो चुकी है, सबको समझ में आ चुका है। आई होप थम्स अप कर दो, फटाफट कमेंट करके बता दो कि हाँ मैडम ओके, हमको सब कुछ समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जानने को मिलेंगे, जो बड़े क्वेश्चन है वन लाइनर के अलावा। मैं वो भी चैप्टर वाइज आपको बताते चल रही हूँ कि इनका रिवीजन कर लो। और बाकी हमने कुछ चैप्टर के बेटा इंपॉर्टेंट नहीं डाले थे, उनका अभी थोड़ी देर डाल दिया, पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया था, इतने सारे काम में उलझ गए थे कि कुछ चैप्टर के इंपॉर्टेंट निकालने के रह गए थे बायोलॉजी में, और वो हमने रिसेंटली अपलोड कर दिए हैं। आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम दोनों में से कहीं भी जाके चेक कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस को भी पढ़ो और उनके अलावा जितना पढ़ना चाहो सब पढ़ लो, सब कुछ पढ़ के जाओ, अंदर से कुछ भी कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी फॉर योर बेटर प्रिपरेशन हम भी लगे हुए हैं आपके लिए। अब अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज क्या है। एंटीबॉडीज क्या है, तो रोग जनकों से लड़ने वाले प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन को ही एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी पदार्थ कहते हैं।
एंटीबॉडीज यानी कि विभिन्न रोगों से लड़ने वाले हमारे शरीर के प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति के पदार्थ एंटीबॉडीज कहलाते हैं। और इनके फॉर्मूले में बेटा 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, 2 लाइट चेन होती है, 2 हैवी चेन होती है, इसीलिए H2L2 के रूप में इन्हें व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इंटरफेरॉन। एक बार ये देख लेना बेटा, इंटरफेरॉन और मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं बताना भूल गई थी लॉन्ग लेक्चर में। इंटरफेरॉन क्या है? वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन, ऐसी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित प्रोटीन जो कि वायरस के द्वारा संक्रमित होती है, इंटरफेरॉन कहलाते हैं। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर आपको देख के जाना है। सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आपको अंतर पढ़ के जाना है। यहाँ क्वेश्चन है, सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है? तो रोग जनकों के संपर्क में आने पर शरीर द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण। जैसे ही हमारी बॉडी रोग जनक के संपर्क में आती है, हमको कोई डिसीज हो जाती है, तो हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडी है वो रिएक्ट करती है और हमारा शरीर एंटीबॉडी का निर्माण करने लग जाता है खुद से। जैसे कि नॉर्मली हमें जुकाम हुआ तो जुकाम के लिए हम हर बार कोई मेडिसिन नहीं लेते, थोड़ा बहुत जुकाम, थोड़ा बहुत फीवर हमारी बॉडी खुद फाइट करके ठीक कर देती है। हेडेक हो रहा है तो ठीक हो जाता है, छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हुई तो हर बात के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, क्योंकि हमारा शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो स्वयं ही एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो एंटीबॉडी का निर्माण हमारा शरीर जैसे ही हमको कोई प्रॉब्लम हो रही है स्वयं से कर लेता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सक्रिय प्रतिरक्षा है। सक्रिय प्रतिरक्षा जो है वो एक्टिवेशन इम्यूनिटी है, कि हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी जो सेंटर है हमारा वो क्या करेगा, जैसे ही हमें कोई डिसीज छोटी मोटी होने वाली है वो एंटीबॉडी बनाना चालू कर लेगा और नॉर्मल बुखार या नॉर्मल एलर्जी से या नॉर्मल जुकाम से वो खुद फाइट कर लेगा। तो ये होती है सक्रिय प्रतिरक्षा। और निष्क्रिय क्या होगी? तो निष्क्रिय बेटा सोई हुई, उसको जगाना पड़ता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा बीमार हो गए हो आप, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा मेडिसिन, आप वो मेडिसिन खाएंगे और उस मेडिसिन को खाकर फिर आपका जो इम्यून सिस्टम है जो सुस्त पड़ गया है वो एक्टिवेट होगा और फिर वो रोगों से लड़ने लग जाएगा। तो ये होती है कौन सी प्रतिरक्षा? निष्क्रिय। और सक्रिय में बॉडी खुद हमारी एंटीबॉडी बनाने लग जाती है। अगला, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है? मलेरिया परजीवी से होता है, प्रोटोजुआ से, डेंगू मच्छर से होता है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु से होता है, और एड्स बेटा HIV वायरस से होता है। तो प्रोटोजुआ से, पैरासाइट मच्छर से, फिर टाइफाइड यानी कि जीवाणु से, और एड्स होता है वायरस से। यहाँ पूछा है जीवाणु तो ऑप्शन है आपका टाइफाइड। अगला है, कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी या उपरोक्त सभी। तो कीमो भी होता है, कीमो के इंजेक्शन लगते हैं। रेडिएशन थेरेपी में रेडिएशन किरणें के द्वारा कैंसर सेल्स के जो जीवाणु है उनको मारा जाता है। सर्जरी शल्य चिकित्सा, जहाँ पे कैंसर का ट्यूमर बना है उसको काटकर फेंक दिया जाता है। तो तीनों ही कैंसर उपचार के कैंसर उपचार में तीनों ही पद्धतियां उपयोग की जाती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। एड्स का पता लगाने वाला परीक्षण, अरे ये तो आ भी गया, मैंने अब भी तुम लोगों से पूछा था। एड्स का पता लगाने वाला परीक्षण क्या है बेटा? एलिसा। एलिसा एड्स का पता लगाने के लिए किया जाने वाला परीक्षण है। और विडॉल काय के लिए? टाइफाइड के लिए। विडॉल टेस्ट के द्वारा टाइफाइड का पता लगाया जाता है। टाइफाइड बुखार को एंट्री बुखार भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ से होता है? ये सारे मानव स्वास्थ्य रोग से हैं, बहुत सारे हैं, आगे आपको और भी चैप्टर्स के मिलेंगे, जैव प्रौद्योगिकी के हैं, फिर पारितंत्र के हैं, सबके हमने थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। कौन सा रोग प्रोटोजुआ के कारण होता है? तो बेटा मलेरिया प्रोटोजुआ के कारण होता है, पता है। टाइफाइड तो जीवाणु के कारण और एड्स क्या के कारण? विषाणु के कारण होता है। तो अब आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक पर। टीबी खालिस्तान जीवाणु से होता है। तो टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस होता है बेटा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के द्वारा। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु जो है वो टीबी के लिए उत्तरदायी है। टीबी का फुल फॉर्म इससे रिलेट करता हुआ ही है।
अगला क्वेश्चन है बेटा, जीन क्लोनिंग क्या है? तो जीन क्लोनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वांछित जीन को किसी वाहक में जोड़कर उसे किसी जीवित कोशिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है और फिर उस कोशिका के अंदर उस जीन की ढेर सारी कॉपीज तैयार की जाती हैं ताकि हमें हमें हमारे उपयोग का जो उत्पाद है वो मिल सके। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमिलिन या इंसुलिन जो है, इंसुलिन यानी कि जो जनरली डायबिटिक पेशेंट को जिसकी जरूरत होती है वो हार्मोन, हमारी बॉडी इंसुलिन खुद भी बनाती है, लेकिन जब किसी को डायबिटीज यानी कि मधुमेह हो जाता है ना तो उसे अलग से फिर इंसुलिन को इंजेक्शन के रूप में लेना पड़ता है और उस इंसुलिन का उत्पादन बेटा हमारे जीन को ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर भेजकर फिर उसका बहुगुणन करा के उसकी ढेर सारी कॉपी निर्माण करके और फिर उससे उत्पाद के रूप में इंसुलिन की बहुत ज्यादा मात्रा प्राप्त की जाती है। तो एक तरीके से जीन का कॉपी निर्माण ही हम कर रहे हैं, लेकिन एक विशेष प्रक्रिया के थ्रू कर रहे हैं, वो होता है जीन क्लोनिंग। अगला है जीएमओ क्या है? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीएमओ। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये होगा कि आनुवांशिक रूप से आपने किसी जीव के जीन या डीएनए के साथ छेड़छाड़ की है अपने उपयोग का उत्पाद प्राप्त करने के लिए, वही होगा जीएमओ। जीएमओ फसलें भी अवेलेबल है आजकल। बीटी कपास क्या है? तो बीटी कपास बैसिलस थुरिंजिएंसिस एक जीवाणु होता है। इस जीवाणु का जो जीन है उसको डालकर जब किसी कपास का निर्माण किया जाता है तो उस कपास को बेटा बीटी कपास कहते हैं। जनरली इस जीवाणु को इसके अंदर डाला इसलिए जाता है कपास के अंदर ताकि ये खुद सेल्फ जैव पीड़कनाशी का काम कर सके और बहुत सारे कीट पतंगों से ये खुद फाइट कर सके और इसको कीड़े ना लगे। ठीक है, तो बीटी कपास बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु के जीन को कपास में डालकर बनाया गया एक कपास की फसल है जिसे बीटी कपास कहते हैं और ये जीएमओ का एग्जाम्पल ही है। अगला है इंसुलिन क्या है? तो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो हमारा शुगर लेवल कंट्रोल करके रखता है उसका नाम है बेटा इंसुलिन हार्मोन। गोल्डन राइस, विटामिन ए से भरपूर चावल जिसमें बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसे ही गोल्डन राइस कहते हैं। तो विटामिन ए से भरपूर चावल जिसमें बीटा कैरोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है गोल्डन राइस कहलाता है। जीन थेरेपी, तो जनरली बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कोई ना कोई जीन खराब हो गया तो आजकल उस खराब जीन को निकाल कर उसकी जगह अच्छा वाला जीन रिप्लेस करके फिट कर देते। जैसे आपका हाथ टूट गया और टूटे हाथ को रिप्लेस करके दूसरा हाथ लगा दिए, ठीक वैसे ही अगर हमारी बॉडी का कोई जीन खराब हो गया है तो उस जीन को हटाकर उसकी जगह अच्छा जो जीन है जो पूरी तरह से परिपक्व है, संपूर्ण है, जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, उस जीन को लाकर उस खराब जीन की जगह पे रिप्लेस करके फिट कर देते हैं और इसी प्रक्रिया को बेटा जीन थेरेपी कहते हैं। जनरली एडीए की कमी जब हमारी बॉडी में होती है ना तो इसको सुधारने के लिए भी जीन थेरेपी का यूज किया जाता है। एडीए जो एडेनोसिन डीएमिनेज है उसको बनाने वाला जो जीन है जब वो खराब हो गया तो उसको रिप्लेस करने के लिए जीन थेरेपी का भी उपयोग किया जाता है। ये आपकी इसमें एग्जाम्पल है, इसको पढ़ के जाना। ठीक है, तो जीन थेरेपी क्या है? तो किसी खराब जीन की जगह अच्छे वाले जीन को लगाकर वापस से उसका काम चालू करवा देना, इसी प्रक्रिया को हम जीन थेरेपी कहेंगे। बायो पेटेंट क्या है? तो जब भी कोई जैविक आविष्कार होता है चाहे वो किसी मेडिसिन का हो या किसी और चीज का हो, जैविक आविष्कार होना चाहिए। तो उन आविष्कारों में क्या होता है कि अब किसी ने बहुत मेहनत करके आविष्कार किया लेकिन उसका कॉपीराइट कोई और चुरा ले, मतलब हर कोई उस प्रोडक्ट को बनाना चालू कर दे तो जो मेहनत करने वाला है वो कहाँ जाएगा? तो वो क्या करता है, वो गवर्नमेंट से उसका पेटेंट राइट खरीद लेता है कि मैंने इस मेडिसिन का, मैंने इस टीके का या मैंने इस चीज का आविष्कार किया है जो जैविक है और इसका आप सिर्फ पेटेंट राइट मुझे देंगे। मेरे पास अपनी पूरी थीसिस है कि ये डिस्कवरी या खोज मैंने ही की है, मैंने अपनी पूरी संपूर्णता पूरे डेडिकेशन के साथ इस चीज का आविष्कार किया, तो गवर्नमेंट उसे उस चीज का पेटेंट राइट दे देती है। फिर अगर उस चीज को दूसरा कोई प्रोडक्ट, दूसरा कोई क्या बोलते से बनाना भी चाहे ना तो उसके ऊपर कॉपीराइट लग जाएगा, मतलब उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उसको उस चीज को उससे खरीदना पड़ेगा। फिर वो जिसने पेटेंट लिया है अपने सामान का या अपनी मेडिसिन का, वो अपनी मेडिसिन को जितने चाहे उतने दाम में बेचे, उसके पास पेटेंट राइट है।
ठीक है, तो बायो पेटेंट जैविक आविष्कारों का कानूनी अधिकार है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी खोज का पेटेंट गवर्नमेंट से खरीद सकता है। और अगर कोई व्यक्ति बिना पेटेंट के इन चीजों की चोरी कर ले तो उस चोरी को बेटा बायोपायरेसी कहते हैं। बायोपायरेसी एक प्रकार से जैविक संसाधनों की बिना अनुमति के की गई चोरी है कि हमने इस चीज का भुगतान नहीं किया है लेकिन हम फिर भी इसका इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रक्रिया को बायोपायरेसी कहते हैं। और अगर बायोपायरेसी से बचना है तो आपको उस चीज का पेटेंट राइट लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है बेटा डीएनए लाइगेज क्या है। ये मैंने कल आपको रेप्लिकेशन में भी बताया था कि डीएनए का जब हम रेप्लिकेशन करवाते हैं मतलब डीएनए की श्रृंखला से दूसरी नई श्रृंखला का निर्माण होता है तो एक सतत श्रृंखला बनती है, एक असतत श्रृंखला बनती है। तो जो असतत श्रृंखला यानी कि लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसमें बीच बीच में कहीं कहीं खंड रह जाते हैं, उन खंडों को भरने वाला एंजाइम ही है डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करने वाला एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए श्रृंखला को विशिष्ट स्थानों से काटने वाला एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को प्रतिबंधन एंजाइम या एंडोन्यूक्लियेज या आणविक कैंची या रासायनिक चाकू के नाम से भी जाना जाता है। EcoR1 एक प्रकार का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थानों पे काटने वाला एंजाइम, इसके और भी नाम है प्रतिबंधन एंजाइम या एंडोन्यूक्लियेज या आणविक कैंची या रासायनिक चाकू, आपको सब याद रखना है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें डीएनए को विभिन्न खंडों में आकार में काटकर उनका अलग अलग, एक सेकंड पूरा आपको दिखा देते हैं ना, हम आगे का दिख नहीं रहा। हाँ, डीएनए खंडों को उनके आकार के आधार पर छोटे बड़े खंडों को अलग अलग करने की प्रक्रिया ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। चूंकि इस प्रक्रिया में बाकायदा विद्युत धारा और जेल दोनों का इस्तेमाल किया जाता है इसीलिए इस प्रक्रिया को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीएनए की ढेर सारी कॉपी तैयार करना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा पीसीआर कहलाता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ पीसीआर जिसके द्वारा डीएनए की अरबों खरबों प्रतियां तैयार की जा सकती हैं। और इसके बहुत सारे चरण होते हैं, एनीलिंग, विकृतीकरण, फिर आरएनए प्राइमर को जोड़ना, फिर उनका विस्तार यानी कि एक्सटेंशन, और फिर नई श्रृंखला का पूरा निर्माण हो जाता है। और ऐसे करके हम इसकी ढेर सारी डीएनए की कॉपीज तैयार कर सकते हैं। ये रहा पीसीआर। अगला है डीएनए लाइगेज का उपयोग, अब भी बताया था मैंने, डीएनए लाइगेज का उपयोग किया जाता है डीएनए के खंडों को जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है बीटी कपास में किस जीवाणु का जीन डाला जाता है, ये भी अभी बताया था। ई कोलाई, बैसिलस, साल्मोनेला या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, तो इसमें मैं बता भी देती हूँ बेटा। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है जो वो जनरली काय के लिए यूज किया जाता है, जीन क्लोनिंग के लिए, इंसुलिन उत्पादन के लिए। दूसरा है बैसिलस तुरिंजिएसिस, ये अब भी हमने डाला था बीटी कपास में जिससे कि बीटी कपास बना था, तो आएगा यहाँ बैसिलस तुरिंजिएसिस का जीन डालकर बीटी कपास तैयार किया जाता है। साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है, ये एक प्रकार का जीवाणु है। और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से निमोनिया नामक बीमारी होती है। इंसुलिन का उपयोग मधुमेह के उपचार में किया जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, तो मधुमेह उपचार में इंसुलिन का उपयोग होता है, टीबी में नहीं होता। फिर अगला क्वेश्चन है गोल्डन राइस, ये भी अभी बताया था, विटामिन ए से भरपूर होता है और गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीसीआर का उपयोग अब भी बताया था, डीएनए खंडों की कई प्रतियां बनाने में पीसीआर का उपयोग किया जाता है। डीएनए खंडों की कई प्रतियां बनाने में पीसीआर का उपयोग हम करते हैं। डीएनए खंडों को काटने वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, डीएनए खंडों को जोड़ने वाला लाइगेज है। बीटी कपास बोलवर्म कीटों से बचाता है इसीलिए उसके अंदर बैसिलस तुरिंजिएसिस का जीन डालते हैं। बीटी कपास एक कीट होता है, उससे खुद को बचाता है। इंसुलिन प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन है इसीलिए इंसुलिन को कभी भी डायरेक्ट मुंह से नहीं लिया जाता, क्योंकि अगर मुंह से लेंगे तो होगा क्या, आप आहार नाल से पेट तक जाते जाते उस प्रोटीन का पाचन हो जाएगा और जब प्रोटीन पच जाएगा तो वो अपना काम करेगा क्या, नहीं। इसीलिए इंसुलिन की टैबलेट्स को कभी भी मुंह से नहीं लिया जाता, इसे डर्मल इंजेक्शन के रूप में डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं, हमारी ब्लड सेल्स के थ्रू इसको पहुंचाया जाता है।
तो इंसुलिन प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन है। गोल्डन राइस विटामिन ए की कमी को दूर करता है, इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। निम्न में से कौन सा अजैविक घटक है? तो पौधा एक जैविक है, जानवर भी जैविक घटक है, सूक्ष्म जीव भी जैविक घटक है, ये जीवित होते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये तीनों जैविक घटक के उदाहरण हैं। वायु, जल, मिट्टी, ये सारे अजैविक घटक होते हैं। तो पानी यहाँ पे हो जाएगा बेटा अजैविक घटक। पारिस्थितिक तंत्र से ये क्वेश्चन उठाए हैं हमने। खाद्य श्रृंखला में हमेशा ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। उत्पादक हरे पौधे से ऊर्जा उपभोक्ता तक जाती है, प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी तक, शाकाहारी से ऊर्जा मांसाहारी तक जाती है, और ये ऊर्जा बेटा लिंडमैन के 10% रूल के अनुसार आगे पहुंचती है। कहने का मतलब सूर्य से ऊर्जा लेकर पौधे ने 100% खाना बना लिए, उस पौधे को खाकर किसी शाकाहारी तक उसकी केवल 10% ही ऊर्जा पहुंची, मतलब 90% वेस्ट। फिर उसमें से जितना उस शाकाहारी ने लिया है, उस शाकाहारी को जब मांसाहारी खाता है तो उसको भी सिर्फ 10% मिलती है, बाकी की 90% वेस्ट। इस प्रकार ऊर्जा 10% रूल के अनुसार आगे स्थानांतरित होती है और इसका प्रवाह बेटा एक दिशीय होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस सभी को पता है, चाहे वो एसी हो या रेफ्रिजरेटर, इसमें एक गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसी, जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। आंसर होगा बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण फटाफट पहले कमेंट करके बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या ओजोन? तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है बेटा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य से ऊर्जा पौधों तक आएगी, पौधे अपना भोजन बनाएंगे, पौधों को हम खाएंगे यानी कि शाकाहारी, हमें ऊर्जा मिलेगी। हमें मांसाहारी खाएंगे, हमें नहीं खाते मांसाहारी। जनरली जैसे शेर है तो वो हिरण या बकरी इनका शिकार करेंगे, तो वो शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं, तो शाकाहारी से ऊर्जा मांसाहारी तक जाती है। लेकिन पहला सोर्स है बेटा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सूर्य। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव खालिस्तान कहलाते हैं। तो शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में नीचे गर्माहट पैदा करेगी और इसीलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न हो रहा है। अब हम जाते हैं आगे। डीएनए लाइगेज ये रिपीट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा जैव प्रौद्योगिकी क्या है? तो जैव प्रौद्योगिकी क्या है? जीवों या उनके घटकों का उपयोग करके मानव कल्याण के उपयोग की चीजों को तैयार करना। फॉर एग्जांपल हमने जीन क्लोनिंग की, या जीन क्लोनिंग के द्वारा क्या किया, एक जो बैक्टीरिया था जिसका नाम था ई कोलाई, उसके अंदर हमारा वो जीन इनबिल्ट कर दिया जो कि इंसुलिन बनाता है, और फिर वो जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसकी संख्या हमने बढ़ाई और संख्या बढ़ाकर इंसुलिन का ढेर सारा प्रोडक्शन किया ताकि हम मधुमेह का उपचार कर सकें। तो ये जो जीन क्लोनिंग की प्रक्रिया है ये जैव प्रौद्योगिकी का ही एग्जाम्पल है बेटा। तो जीवों या उनके घटकों का उपयोग करके मानव कल्याण की चीजों का निर्माण करना ही जैव प्रौद्योगिकी है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है? तो दो अलग अलग स्रोत से डीएनए खंडों को जोड़ना पुनर्योगज डीएनए तकनीक है। वही हमें जो चाहिए यानी कि वांछित डीएनए को वाहक डीएनए खंड के साथ जोड़कर हमारे उपयोग का उत्पाद प्राप्त करना। और अब जो डीएनए बनेगा वो होगा पुनर्योगज डीएनए, और जो जीन बनेगा वो होगा पुनर्योगज जीन, और जो प्रोटीन बनेगा वो होगा बेटा पुनर्योगज प्रोटीन। तो वांछित को वाहक डीएनए खंड के साथ जोड़कर हमारे उपयोग का उत्पाद प्राप्त करने के लिए नया डीएनए तैयार करना ही पुनर्योगज डीएनए तकनीक है। पीसीआर का फुल फॉर्म अब भी मैंने आपको बताया है, जीन क्लोनिंग में बता चुकी हूँ। बायोरिएक्टर क्या है? तो जैविक प्रक्रियाओं के लिए या जैविक प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण बायोरिएक्टर, जिसमें ये जीन क्लोनिंग वाली प्रक्रिया होती है। और इसका डायग्राम आपको देख के जाना है पूरा, आपको बायोरिएक्टर एक बार अच्छे से समझ के जाना है बेटा। जीएमओ का पूरा नाम अभी बताया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। जीन थेरेपी बता चुकी हूँ मैं।
नाउ आज की पीपीटी यहीं तक थी। अभी अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं सेकंड पीपीटी में बाकी के बचे हुए चैप्टर्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगी। आई होप आपको मजा आया होगा वन लाइनर फैक्ट पढ़ने में। अगर आपकी तैयारी अच्छी हुई है, लगा है कि सारी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज मैडम को भी थोड़ा सा सपोर्ट करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आपने मंगे थे सारे चैप्टर्स के हमने डाल दिए हैं। फिर भी कुछ छूट गया हो तो बिल्कुल आप हमारे बच्चे हैं, कमेंट करके सारी चीजें पूछ सकते हैं। हम सबको सब कुछ बताते हैं, चाहे कोई हमसे व्हाट्सएप पे पूछे, इंस्टाग्राम पे पूछे या यूट्यूब पे ही कमेंट क्यों ना करें, हम सारे कमेंट्स को भी पढ़ते हैं बेटा और सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी करते हैं। कल का आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, आप बहुत अच्छे से सब कुछ अच्छे से करके आए, बहुत अच्छे अच्छे खूब सारे अच्छे नंबर लेके आए, यही मेरी सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। अच्छे से पेपर कीजिएगा, सारे वीडियो जो अभी रिसेंटली अपलोड हुए हैं सबको देखिएगा, लेकिन एक टाइम के बाद फिर आप वीडियोस को देखना बंद कर दीजिए। सेल्फ स्टडी करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पता चला इधर मैराथन उधर मैराथन, ढेर सारे इधर उधर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आपका दिमाग दुखने लग जाएगा। तो कम से कम 10 घंटे की प्रॉपर नींद लोगे अच्छे से। मोबाइल से फिर 11 बजे 10 बजे के बाद मोबाइल इधर उधर बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए, फिर आपको मोबाइल का यूज नहीं करना है। प्रॉपर नींद लेके अच्छे से फिर सुबह उठ के बाकायदा स्नान करके पूजा पाठ करके अच्छे से पेपर देने जाना, अच्छे मन से, पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव ओरे के साथ, सब कुछ अच्छा होगा। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पेपर दीजिएगा और कमेंट करके बताना फिर कि पेपर कैसा गया। कल हम फिर पेपर का एनालिसिस लेके आएंगे फटाक से, जैसे ही मतलब पेपर होता है, जैसे हम तक पेपर पहुंचेगा हम आधे घंटे के अंदर ही आपके लिए उसका सॉल्यूशन डाल देंगे और तब आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ मैडम हमारा पेपर भी धांसू गया है और आपके कारण हमको सपोर्ट मिला है। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।